मुश्किल चाहे कोई भी हो, ये पहरेदार उससे निपटने के लिए सतर्क रहते हैं। मुश्किल चाहे कोई भी हो, ये जाबाज उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वक्त या समय कोई भी हो, ये रक्षक देश की रक्षा और देश की सेवा के लिए हमेशा समय पर मुस्तैद रहते हैं। जहां एक और भारतीय सेना बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए लोहा ले रही है, वहीं देश के आंतरिक मामलों में भी आक्रोश का ज्वालामुखी भड़कने में समय नहीं लगता है। तो ऐसे ही हालातों से निपटने के लिए देश में एक स्पेशल फोर्स का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है RAF, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रियंका वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इंटरव्यू, जिसमें आज हम बात करेंगे देश की रक्षा की। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ होंगे 107 RAF बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार गुप्ता जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रियंका। 107 बटालियन RAF के परिवार में, हमारे कैंपस में आपका मैं स्वागत करता हूं और बेहद खुशनुमा चर्चा होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। हम आपस में बात करेंगे आज के मुद्दों पर। जी बिल्कुल। सर, हम सभी RAF के बारे में जानते हैं और हमने बहुत सुना है RAF के बारे में, लेकिन बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें RAF के बारे में नहीं मालूम है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि RAF सेना की सबसे विश्वसनीय एक फोर्स है और इसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मुझे लगता है भारत के हर देशवासी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक सवाल की शुरुआत से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या है RAF और कैसे शुरुआत हुई इस रैपिड एक्शन फोर्स की? जी प्रियंका, दरअसल RAF, जिसे आपने रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से एड्रेस किया, ये द्रुत कार्य बल के नाम से जाना जाता है भारतवर्ष में। और ये दरअसल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का ही एक हिस्सा है। ये एक स्पेशलाइज्ड विंग है। इसके खड़ा करने के पीछे जो मकसद था कि देश में सांप्रदायिक तनाव या ऐसी जो स्थितियां जहां केंद्रीय बलों की ज़रूरत पड़ जाती है और किसी भी तरह का, ताकि किसी विवाद की स्थिति में किसी पक्षपात का आरोप ना लगे, इन विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधीन गठित किया था। और हमारी विशेषता यही है कि जो द्रुत कार्य बल है, ये सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में या जो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाते हैं जहां अचानक सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाने की शंका रहती है या हो चुकी होती है, ऐसे समय में जब केंद्रीय बलों की ज़रूरत पड़ती है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश से हम स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए तैनात किए जाते हैं। जी सर। सर, अगर हम बात करें कि आपने कब CRPF ज्वाइन की और उसके बाद RAF में भर्ती की जाती है, तो इस RAF में आपकी कब से भर्ती हुई, कैसे शुरुआत हुई? जी, मैं बेसिकली 1994 वर्ष के बैच का केंद्रीय सीधे नियुक्त केंद्रीय बल का अधिकारी हूँ। और RAF में पोस्टिंग जो होती है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ही अधिकारियों की विशेष तौर पर एक टेन्योर के लिए होती है। मेरी तैनाती गत सितंबर में यहाँ हुई थी और 3 वर्ष के लिए सामान्यतः यह होती है। जी सर। सर, हम आज की तारीख की अगर बात करें तो RAF ने 10 यूनिट से शुरुआत की थी और आज 15 यूनिट तक देश में भर में इसकी यूनिट्स हैं। हम RAF की अगर यूनिट की बात करते हैं तो कई स्तरों पर इसकी बड़ी और छोटी यूनिट हैं। तो किस तरह से इसकी यूनिट्स काम कर रही हैं और कहाँ कहाँ तक तैनात है? जी, जो RAF की यूनिट्स का प्लेसिंग होता है वो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को देख कर किया गया है कि जहां सांप्रदायिक तनाव की विशेषकर स्थिति होती है, कोई ऐसे सेंसिटिव जो इलाके हैं जहां से ताकि हमारी पहुंच आसानी से हो सके और कम समय में हम तैनात हो सकें, जहां ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऐसे तनाव की स्थिति बनती है, उन सब के मद्देनज़र देश के विभिन्न हिस्सों में RAF की बटालियनों का गठन किया गया और उनके बीच जो कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया जाता है प्राथमिक और सेकेंडरी के तौर पर, कि जहां हम सामान्य तौर पर जहां जल्दी पहुंच सकें और चीज़ों को नियंत्रित कर सकें। इस संबंध में हम तरह तरह की एक्सरसाइजेज भी करते रहते हैं। अपने जो हमारे जिम्मेदारी के इलाके होते हैं, लोगों से फैमिलाइजेशन करना और वहाँ की जो शांत समितियाँ होती हैं, स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से मेल मुलाकात करके जानकारी हासिल रखना, ताकि जब भी ऐसी विशेष परिस्थिति होती है जहाँ RAF को डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम त्वरित कार्रवाई कर सकें। जी, तो हम जिस तरह से अगर बात करते हैं ट्रेनिंग की, कि इसको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो नॉन लीथल फोर्स को दी जाती है कि आपको किसी को मारना भी नहीं, हानि भी नहीं पहुंचानी है, लेकिन जीत भी हासिल करनी है, तो किस तरह की ट्रेनिंग होती है इसमें?
जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इनफैक्ट सीआरपीएफ का ही मोटो है कि हम यूज ऑफ मिनिमम फोर्स के सिद्धांत पर काम करते हैं कि हमें बल का कम से कम प्रयोग करना पड़े, क्योंकि सामान्य तौर पर हम जो फोर्स का हमारा जो कार्रवाई होती है वो अपने ही लोगों के बीच जब किसी मुद्दे को लेकर एजिटेशन होता है तो डिप्लॉयमेंट होता है। तो हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ अपने ही देशवासी जो होते हैं किसी वजह से कोई अनरेस्ट होता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं, इसलिए यूज ऑफ मिनिमम फोर्स का सिद्धांत होता है। आरएफ पर्टिकुलरली चूँकि इसी कार्य के लिए गठित की गई है, तो हमारे पास हम जो लीथल वेपन्स हैं जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स वो बहुत कम मात्रा में सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग रखते हैं, कैंप सिक्योरिटी वगैरह के लिए। मोस्टली जो इस टाइप के एजिटेशन होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि पहले नेगोशिएशन से बात हल हो जाए और भीड़ जो भी है या तनाव की स्थिति है वो सुधर जाए, या फिर उसके बाद पानी के छींटे मारने, जैसे आप जानती होंगी वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टीयर स्मोकिंग है, या बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई तो लाठी चार्ज की स्थिति आती है विशेष परिस्थितियों में। और कभी एक्सट्रीम सिचुएशन में कि बहुत ज़्यादा भीड़ वायलेंट हो जाए, जान का खतरा अपने ऊपर बन जाए या प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो कोलेटरल डैमेज को कम से कम रखते हुए हमारा मकसद होता है कि कुछ भीड़ में एक आध लोग जो लीडर होते हैं उनके पैर वगैरह में गोली मारकर कोशिश की जाती है कि भीड़ उससे मलबा डिस्पर्स हो जाए और कम से कम नुकसान हो। बिल्कुल सर, जिस तरह से हमने अभी आपसे सुना कि कम से कम नुकसान हो और भीड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसका ध्यान रखते हुए ये फोर्स अपना काम करती है। हमने ये भी सुना है कि जब भी आरएएफ कहीं कदम रखती है तो 1 से 2 दिन में उस हिंसा क्षेत्र में शांति बना देती है। कई 2 बार हम ये देखते हैं कि 2 कम्युनिटियों में जब युद्ध होता है और जब भी आरएएफ वहाँ पहुँचती है तो लोगों में ये भावना भी है कि आरएएफ आई है तो पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्ष होकर के कार्यवाही की जाएगी। क्या ये बात सच है? क्या तथ्य है इसके पीछे? जी बिल्कुल, ये दरअसल ये लोगों में विश्वास हमारी कार्यशैली से आया है और यही हमारी विशेषता भी है, और इसी वजह से लोग आरएएफ को जानते हैं, पहचानते हैं, और इसीलिए हमारी मांग की जाती है जब भी कभी ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं। क्योंकि आरएएफ का जो कंपोजिशन है इसमें देश के सभी हिस्सों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग, सभी जो भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो हर तरह का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ है। और किसी भी तरह हम ना तो हमारा कोई पॉलिटिकल का कुछ इंटरफेरेंस होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह से, ना ऐसी कोई दखल होता है। इस वजह से हम पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं और लोगों में विश्वास एक हमारे लंबे कार्यानुभव से पैदा हुआ है और वो जायज़ है। जिस तरह से हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में आपने काम किया और कई जगहों पर जिस तरह से फोर्स जाती है, मार्च करती है और अपने काम को बखूबी बहुत अच्छे से अंजाम देती है। आपने कई जगहों पे पोस्टिंग की और कई जगहों पर आपका भी स्थानांतरण हुआ, तो कहाँ कहाँ तक आपकी पोस्टिंग हुई और क्या क्या बेहतर काम वहाँ पर हुआ? जी, बहुत लंबा सफ़र हो चुका है मेरा। 1994 से भर्ती होने के पश्चात लगभग 26 वर्ष की मेरी टोटल नौकरी होने जा रही है। और ज्वाइनिंग के तत्काल बाद उस समय जम्मू कश्मीर में काफ़ी हालात तनावपूर्ण रहते थे उन दिनों में, अभी भी हालांकि हालात सामान्य काफ़ी हो चले हैं। उन दिनों आतंकवादी घटनाएं बहुत होती थी, तो मेरी पहली पोस्टिंग डोडा और किश्तवाड़ क्षेत्र में हुई। उसके पश्चात मैं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल मेरी तैनाती रही। वापस कुछ दिन पंजाब में जालंधर में गुजारने के पश्चात फिर मेरी JNK में बारामूला के जो बहुत ही आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र था वहाँ मैंने काम किया। कुछ दिन मैं मध्य प्रदेश पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर भी रहा, यहाँ 5 साल के लगभग। यहाँ से वापस जाने के बाद पुनः मेरी तैनाती श्रीनगर में हुई, जो आतंकवादी घटनाओं से उस समय प्रभावित था, और बहुत बड़े बड़े हमने वहाँ इंसिडेंट और हादसे देखे। वहाँ से पुनः मेरी जब कश्मीर में मेरा टेन्योर पूरा हुआ तो मेरी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में झारखंड में मेरी तैनाती हुई, जहाँ लोहरदगा ज़िले में मेरी बटालियन थी। और वहाँ हमने हमारे अचीवमेंट्स इतने रहे, हमने नक्सलियों के खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ की, इतनी रिकवरीज़ की, इतने लोगों को मजबूर कर दिया आत्मसमर्पण करने के लिए जो बहुत कुख्यात नक्सली थे, कि वहाँ काफ़ी शांति स्थापित हुई, जिसकी वजह से हमें LWE की बेस्ट ऑप्स बटालियन की ट्रॉफ़ी 2018 में पूरे भारत की माननीय गृहमंत्री महोदय जो तत्कालीन थे उनके हाथों मिली, और बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा गौरव की बात थी मेरी और मेरी बटालियन के लिए और मेरे लिए। तत्पश्चात जब वहाँ मेरा कार्यकाल पूरा हुआ तो मुझे 107 बटालियन में इसकी कमांड दी गई और यहाँ कार्य करने का मुझे मौका मिला है। आपने इंसिडेंट और हादसों की बात बताई है, इसके साथ आपने बताया कि निस्तर रूप से कार्य करने के साथ बड़े अचीवमेंट्स भी हमने हासिल किए। इतनी सारी जगहों पर आपने पोस्टिंग की और काम किया है बखूबी। कोई एक ऐसा हादसा जो आपकी मेमोरी में आपको याददाश्त के रूप में हमेशा याद आता हो
और जो आपको याद दिलाता हो कि ये मेरा बेहतरीन था? दरअसल किसी एक इंसिडेंट की बात करना शायद बेमानी होगा। इतने लंबे टेन्योर के दौरान और देश के अलग अलग कार्य क्षेत्रों में मैंने कार्य किया है, तो तरह तरह के इंसिडेंट होते रहे हैं। JNK में खास करके बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब हमने आदमी भी खोए। मेरी ज्वाइनिंग के ही टाइम जब मैं डोडा में पहुंचा तो शायद कुछ ही महीनों पश्चात हमारे कैंप में एक रॉकेट अटैक हुआ, आतंकवादियों ने किया और हमारे कुछ साथी शहीद हुए थे। वो सब ज्वाइनिंग के तुरंत बाद, जबकि बहुत ज़्यादा आपका एक्लेमेटाइजेशन ना हुआ हो हालात से, वैसे हादसे एक छोड़ जाते हैं दिमाग में सर, वो सब चीज़ें हैं। उसके पश्चात भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए जब हमारे आंखों के सामने बम ब्लास्ट हुए, ग्रेनेड ब्लास्ट हुए, लोग घायल हुए, हमने लोगों की मदद की, ऑपरेट किया। नक्सल एरिया में रहा, वहाँ हमने कई बार इनकाउंटर की स्थिति पैदा हुई, दबिश दी हमने, लोग भागे, नक्सली सरेंडर की। किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का कहना चाहूँ तो शायद वो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन हमारा जो कार्य क्षेत्र रहता है और जो जिस तरह का जीवन है, ये एक्शन से भरपूर रहता है। हर समय खतरे भी रहते हैं, लेकिन उसका अपना एक रोमांच है। वो खतरों से जूझना ही शायद इसी के लिए हम ट्रेंड हैं। वी आर ट्रेंड टू बी विक्टोरियस एंड वी डू इट। ग्रेट सर, क्योंकि खतरों से जूझने वाला ही खिलाड़ी होता है और ये बखूबी RAF जानती है कि किस तरह से खतरों से आगे लड़कर विजय हासिल करनी है और बिना किसी नुकसान के। सर, हम ने बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी, लेकिन हम बात करते हैं, हम एक नॉन लीथल फोर्स हैं। हम किसी पे गोली नहीं चलाते हैं, हम किसी को मारते नहीं हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे कौन से हथियार हैं हमारे पास जो नॉन लीथल्स भी हैं और जो हमारे पास सबसे ज़्यादा खतरनाक भी हैं? नॉन लीथल फोर्स नहीं, एक्चुअली इसको नॉन लीथल वेपन्स कहना ज़्यादा ठीक होगा जो हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा मकसद वही है, जैसे मैंने पहले अपनी बात दोहराई थी कि कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए सिचुएशन को कंट्रोल करना और शांति स्थापित करना। मकसद हमारा किसी की जान लेना नहीं होता, तो जितना मिनिमम रिक्वायर्ड होता है हम वही करते हैं। शुरुआत हम, जैसे मैंने कहा, कि चेतावनी देकर करते हैं, भीड़ हो सकता है उससे ही काबू हो जाती है। कई बार वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है तो टीयर स्मोकिंग करते हैं। उसमें तरह तरह की वैरायटी के हमारे पास हथियार होते हैं, कम रेंज के, दूर ज़्यादा रेंज के, और अलग अलग स्प्लिट हो जाने वाले सेल्स होते हैं। जो किस टाइप का मजमा है उस पर डिपेंड करता है हम कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, कि गैस कितनी फैलनी है, फिर रबर बुलेट्स है, या उसका किस तरह इस्तेमाल, किस तरह की भीड़ पर इस्तेमाल करना है, कितनी दूरी से करना है। क्योंकि नॉन लीथल वेपन भी देखिए, अगर आप बहुत क्लोज रेंज से या गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे तो लीथल हो सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम कौन सा हथियार किस तरह के क्राउड पर कितनी दूरी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है मजमा के और तरीके पर, और किस टाइप की जगह पर, किसी सकरी गली में हम हैं या किसी खुले मैदान पर भीड़ से जूझ रहे हैं। हालात पर हमारी फॉर्मेशन डिपेंड करती है, हालात पर हमारे वेपन डिपेंड करते हैं। हमारे पास शॉक बैटन भी होते हैं, कई बार उससे भी काम चल जाता है, कई बार पानी छोड़ने से काम चल जाता है, जिससे भी नहीं मजमा मानता है और ज़्यादा बल प्रयोग का आदेश मिलता है जो हमारे साथ मजिस्ट्रेट रहते हैं ड्यूटी के दौरान, तो हम लोग लाठी चार्ज भी करते हैं। उसका भी मकसद होता है कि पैर के नीचे ही मारें ताकि किसी को चोट ना पहुँचे गंभीर। और बहुत बुरी हालात कभी ऐसे हो जाते हैं कि आपको गोली चलाने की नौबत पड़ी, तो वो भी हम सिर्फ घायल करने का मकसद होता है कि भीड़ भाग जाए। हमारा मकसद कभी किसी की जान लेना नहीं होता है। बिल्कुल, बिना ऐसे मकसद के जो किसी को हानि ना पहुंचाए, किसी की जान ना ले और आपको शांति भी स्थापित करके दे। एक जीत का जश्न आपके यहाँ मनाया जाता है परेड के रूप में। जिस तरह से हमने बात की कि हम किसी को आघात नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये नॉन लीथल फोर्स है जो किसी को भी नुकसान नहीं देती है, तो शांति किस तरह से हम मानते हैं अपनी जीत को? जीत हमारे लिए हमारा मिशन अकम्प्लिश है। जब भी तनाव भरे हालात होते हैं और हमें बुलाया जाता है, तो कम से कम समय पर दोबारा शांति स्थापित हो जाए, सद्भाव स्थापित हो जाए, हम उसमें ही अपनी जीत देखते हैं। हमारा काम होता है बिगड़े हुए हालात को नियंत्रित करके दोबारा शांति की स्थापना कर देना, और जिस मोमेंट शांति स्थापित हो गई, हमारी जीत हो गई, हम वापस अपने बैरकों में आ जाते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं, हमारे देश के 15 देशों में RAF डिप्लॉयड है। अगर हम बाहरी देशों की भी बात करें तो बाहरी देशों में भी RAF डिप्लॉयड हुई है, डिप्लॉयमेंट हुए हैं। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां RAF का डिप्लॉयमेंट हुआ है और वो मिशन कितने समय का होता है? देखिए, यूनाइटेड नेशन मिशन जो होते हैं वो शांति स्थापना के लिए RAF का डिप्लॉयमेंट होता है, पास में भी होता रहा है। वो कई तरह से होते हैं। कई बार जो सुपोल के तहत पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर हमारे अधिकारी डिप्लॉयमेंट जाते हैं। कभी RAF का एज ए यूनिट डिप्लॉयमेंट जो होता है, जैसे कि मेरी बटालियन भी विगत में 3 अलग अलग देशों में अलग अलग मिशंस में काम कर चुकी है, हैती में, लाइबेरिया में और कोसोवो में।
तो वो गिवन समय के लिए 1 साल के लिए सामान्यतः जाते हैं और फिर उसका एक्सटेंशन डिपेंड करता है हालात पर, कितना हमने काबू पाया या वहाँ कितनी नीड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे आदेश होते हैं, फिर कभी 6 महीने कभी 3 महीने का एक्सटेंशन डिपेंड करता है कि कैसे मंत्रालय देता है। लेकिन सामान्य तौर पर इसका हमारा जो भी टेन्योर होता है, जो भी टास्क होता है, वो भारत सरकार तय करती है। जिस तरह से हम महिला कंपोनेंट की भी बात करते हैं, हमारी एक महिला टीम भी होती है, एक महिला विंग भी है जो बड़े ही जज्बे के साथ भारत की इस फोर्स के साथ जुड़ी हुई है और काम कर रही है। तो किस तरह से महिलाओं की और पुरुषों की ट्रेनिंग होती है, क्या इसमें कोई बदलाव है या दोनों को समांतर रूप से ही चुना जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट जेंडर बायस और इस टाइप के इश्यूज़ पर चर्चा होती रहती है। हमारी फोर्स में पूरी तरह से इक्वालिटी है, भर्ती से लेकर ट्रेनिंग से लेकर उनकी टास्किंग में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ हर कंपनी में एक कंपोनेंट महिला टीम रहती है, साथ पे 15 से 16 महिलाएं रहती हैं हर समय जब कंपनी डिप्लॉयड होती है। कहीं कंपनी सबसे छोटा एलिमेंट है जो हमारा डिप्लॉय होता है, उसके बाद डिपेंड करता है 2, 3, 4 कंपनियाँ या कितनी डिप्लॉयड हैं। तो उसका मकसद होता है कि भीड़ में कई बार महिलाएं होती हैं, उनको पुरुष हैंडल ना करें और या उनके साथ कोई जाति ना हो जाए, कोई शिकायत ना आए। इस वजह से महिला कंपोनेंट होता है, स्पेशली ट्रेंड होती हैं, उन्हें इसके लिए सेंसिटिव बनाया जाता है कि वो ध्यान रखें, बहुत केयरिंग होती हैं वो, और वो अपना काम बहुत बखूबी कर रही हैं। मैं फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी फोर्स का वो अभिन्न अंग है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बराबर ड्यूटी करती, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों। अभी आपने हाल फिलहाल सुना होगा, कोरोना के समय भी काल में भी डिप्लॉयमेंट हुई। पीछे जो राम जन्मभूमि विवाद का जो था, जब अभी इसका शिलान्यास होना था मंदिर का, तो डिप्लॉयमेंट हुई थी। ऐसे दौरान भी जबकि कोरोना काल चल रहा था, महिलाएं हमारी पीछे नहीं हटी, वो बराबर से पूरे सारे पीपी किट वगैरह लगाकर, सारी सावधानियां बरत कर कोरोना से प्रभावित जो रेड जोन है, कंटेनमेंट एरियाज हैं, वहाँ भी उन्होंने बराबर ड्यूटी की। सर, जिस तरह से हम हर फोर्स की एक ड्रेस देखते हैं, वैसे ही आरएएफ की एक अलग ही ड्रेस है, ब्लू कलर की और फ्लावर प्रिंट के साथ। क्या है ये ड्रेस का मकसद और क्या है इसकी पूरी जानकारी? दरअसल जब भी किसी बल का गठन होता है, देखिए प्रियंका, तो उसका एक कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म बनाई जाती है। उसके पीछे एक मकसद होता है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वर्दी का। आपने देखा होगा आर्मी कहाँ किस क्षेत्र में काम करती है, इनको कैमोफ्लेज अलग तरह का होता है। पुलिस काम करती है तो उनकी खाकी यूनिफॉर्म होती है। इस तरह से जब आरएएफ का गठन हुआ तो चूँकि हम अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं और विशेष करके हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस तो सामान्य तौर पे काम वहाँ कर ही रही है, तो विशेष दर्जा देने के लिए एक अलग यूनिफॉर्म की ज़रूरत थी। इस वजह से ब्लू कैमोफ्लेज हमें दी गई और इसकी एक अलग पहचान बन चुकी है देश में। जब भी ब्लू डांगरी में आरएएफ के लोग उतरते हैं गाड़ियों से, तो भीड़ पर तुरंत उसका असर होता है कि एक ऐसे बल आ गया है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं और जो किसी की तरह का पक्षपात किए बगैर सिचुएशन को नियंत्रित करेगा। और हमारी यही विशेषता है और इसका असर आप देखिए, इसकी ब्रांडिंग है और देश भर में हमारी इसीलिए मांग की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि आरएएफ को एक अलग झंडा भी है और 2003 में भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे आरएएफ को दिया था। तो क्या है ये झंडे की महत्वपूर्णता और किस तरह से इसकी पूरी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे? झंडा देखिए, हर एक बल का एक निशान होता है जिस पर फ़ख्र करता है, जिसके लिए हम लोग जीते हैं, मरते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जो आर्म फोर्सेस होती हैं, उनका बल का एक निशान होता है। हमें बहुत फ़ख्र है कि हमें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री जी ने निशान जो सौंपा था, आप देख रही होंगे मेरे पीछे आरएएफ का एक अलग निशान है, ये लगा हुआ है और हम इसके लिए जीते मरते हैं। ये हमारी आन बान और शान है। सर, एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है कि जिस तरह से अगर हम फोर्स की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, तो एक जवान के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है और ऐसी एक्शन यूनिट में शामिल होने के लिए एक जवान में सबसे ज़्यादा अहमियत किस बात की होनी चाहिए? मुझे लगता है किसी भी जवान हो या कोई अधिकारी हो, जब हम फोर्स में कहीं किसी भी वर्दी वाले संगठन में काम करते हैं तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपके अंदर जज्बा कुछ करने गुजरने का जिसके लिए बल खड़ा है, और दूसरा आपको अपनी यूनिफॉर्म में फ़ख्र होना चाहिए। मैंने अगर ये वर्दी पहनी है तो ये मुझे इसका प्राइड है और मैं इसके लिए कुछ भी, इसके आन बान शान के लिए कुछ भी कर गुजरूँगा। जो मुझे टास्क मिलेगा उसे मैं करूँगा। जज्बा और ये फ़ख्र की जो भावना है, ये जब रहती है तो जोश हाई रहता है और हमें किसी को मोटिवेट करने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो टास्क मिलता है हमारे जवान उसके लिए जूझ जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हाथ में आपके ये एक बहुत बड़ा नाम
और शरीर पर छाती से लगी हुई ये वर्दी होती है तो पूछा जाता है हाउ द जोश, तो कहा जाता है हाई है, ये वही बात है। इसी के साथ सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि ये फोर्स बड़े ही ज़मीनी स्तर पर काम करती है, शांति को स्थापित करने का काम करती है। जिस तरह से अभी हालात हैं देश के, कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिससे देश का हर कोना कोना अछूता नहीं रह गया। ऐसे दौर में अगर हम कहें तो RAF ही एक ऐसी फोर्स है जो शांति को स्थापित करने के साथ साथ समाज के लिए भी बहुमुखी कार्य करती है। तो किस तरह के सामाजिक दायित्व भी ये फोर्स अपने निभाती है? जी, बेहतर, बहुत अच्छा कि आपने सवाल पूछकर, इनफैक्ट ये जानना ज़रूरी है लोगों को और मुझे बताना भी चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे मेरी बटालियन है अभी रायसेन के मेहनौतिया क्षेत्र में हम तैनात हैं, तो आसपास के गांव हैं, हमने 5 गांव जिनको अडॉप्ट कर रखा है अपने इन सामाजिक कार्यों के लिए, और वहाँ अलग अलग तरह के हम कार्य करते हैं। लोगों से बड़ा अच्छा हमारा सामंजस्य है, तालमेल है। वहाँ हमने जो गांव के बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उनको प्रौढ़ शिक्षा के तहत उनको हम पढ़ाते हैं, उन्हें जो पढ़ाई का जो सामान है, बुक्स, पेंसिल, पेन सब उपलब्ध कराते हैं, अपना स्टाफ हमारा जाता है। इस तरह से जो दिव्यांग कुछ लोग हैं उन्हें हम स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं कि वो लोग खुद काम करना सीखें और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। इसके लिए हम स्थानीय प्रशासन की भी मदद दे रहे हैं। इस तरह से कुछ जो बच्चे स्कूल के ड्रॉप आउट हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं कि उनको स्कूलों में उनका एडमिशन करवा दें या उनको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। तो ये सारे कार्य हमारे चलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मेडिकल कैंप करना या कभी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए, छोटे मोटे काम ये सब हम करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको मैं एक विशेष तौर पर बताना चाहूँगा कि ये कोरोना काल में जैसे दुनिया अफेक्टेड है, हम भी अफेक्ट हुए, हमारे यहाँ भी काफ़ी केसेस कोरोना के निकले। हमने उसे हार नहीं मानी, हमने न सिर्फ उस पर जीत हासिल की। आज की तारीख में मेरा कैंप टोटली कोरोना फ्री है, एक भी एक्टिव केस हमारे पास नहीं है। हमने न सिर्फ कोरोना पर विजय पाई, हमने कोरोना पे लड़ाई में मदद करने के लिए हमारे यहाँ से जवानों ने जिनको कोरोना हो चुका है वो जाकर उन्होंने बड़े पैमाने पर प्लाज्मा डोनेशन भी किया। और अभी हम फिर 2 तारीख को यानी गांधी जयंती के दिन हम बड़े पैमाने पर प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन कैंप का अभी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। सर ये बहुत खूबसूरत बात है कि सेना तन मन धन से अपना फर्ज निभा रही है। सर एक सुंदर सा संदेश पूरे भारतवर्ष के लिए आपकी तरफ से। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो डाइवर्सिटी है हमारे समाज में, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाला, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। हमको इसको बनाए रखना है, इसकी रक्षा करनी है। और इस डाइवर्सिटी के को जब जब भी आँच आती है ऐसी जगह RAF की तैनाती की जाती है और हम अपना काम बखूबी निभाते हैं। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमारी, फिर से वही मैं लाइन दूँगा, हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी पहचान है। सर आपसे आज मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और RAF के बारे में जानकर भी मुझे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमें और हमारे दर्शकों के साथ पूरे देश भर में पहुंची है। और उससे भी ज़्यादा मुझे गर्व महसूस होता है कि भोपाल के मध्य प्रदेश शहर में 107 बटालियन RAF है, जिससे हम अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं। साथ ही मैं ये कामना करती हूँ कि आपकी 107 RAF बटालियन सदैव ही विजयी है। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार। थैंक यू रिंका, थैंक यू, थैंक यू। तो देखा दर्शकों, ये थे हमारे साथ 107 RAF बटालियन के मनोज कुमार गुप्ता कमांडेंट, जो देश की सेवा के लिए सदैव ही तत्पर हैं और हमारे देश की आन बान और शान है। फिलहाल वक्त हो चला है मेरे जाने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे भास्कर न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।